दादा का कैनल पे तो हम लोग आए हैं और दादा का कैनल पे जो लीटर हुए हैं लैब्राडोर का वो आपके सामने है। और दादा ये बच्चे के बारे में कुछ व्यूअर्स को बोलिए। अच्छा, ये जो बच्चे हैं ये टोटल लीटर में से मैं जस्ट 2 ही बच्चा दिखाने के लिए आप लोग को लेके आया हूँ। सबको लेके आऊँगा तो इधर तहलका मच जाएगा, इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये लोग बॉर्न हुआ था 8 जनवरी को। अच्छा, ये लोग का एक प्राइमरी वैक्सीनेशन पपी डीपी हो चुका है, डीवॉर्मिंग प्रॉपरली चल रहा है। ये लोग आज हम लोग आए हुए हैं सेंट रिट्रीवर्स कैनल पे। और ये सेंट रिट्रीवर्स कैनल का एक वीडियो पहले आप लोग देख चुके हैं और वो वीडियो में बहुत आप लोगों ने प्यार भी दिए हैं। और आज जो दादा के साथ हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे वो टोटल ब्रीडिंग प्रोसेस और सारा कुछ जो है ये मतलब बहुत ही आप लोगों का मन का बात है। और दादा आज हम लोगों को टाइम दिया है तो वेलकम टू डॉगीज लाइफ। दादा तो पहला आपको तो बधाई देना चाहता हूँ क्योंकि आपका वीडियो व्यूअर ने बहुत अच्छे से चूज़ किए हैं और बहुत प्यार भी दिया है। नमस्कार व्यूअर्स एंड थैंक यू राज भैया फॉर टेकिंग अनदर इंटरव्यू। और एक इंटरव्यू लेने के लिए सुन के बहुत अच्छा लगा कि प्रीवियस वीडियो सब कोई ने अच्छा लगा है। तो आज हम लोग जैसे आपसे डिस्कशन हो रहा था, हम लोग ब्रीडिंग डॉग ब्रीडिंग के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो ये ब्रीडिंग इज़ अ वेरी क्रिटिकल एंड कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट। तो हम लोग एकदम शुरू से स्टार्ट करते हैं। मतलब हम लोग अपने पास फीमेल है, कैसा मेल चूज़ करना है, कब ब्रीड करना है, ब्रीडिंग के टाइम फीमेल का न्यूट्रिशन कैसा रहना चाहिए थ्रू आउट द ब्रीडिंग। मैंने जब वो प्रेगनेंसी हो जाता है, वो 2 महीना उसको जब कैरी करता है बच्चे को, तब उसको कैसे ध्यान रखना चाहिए। बच्चा जन्म होने का थोड़ा बहुत बात करेंगे। बच्चा बर्थ होने के बाद कैसे माँ को क्या केयर करना चाहिए, बच्चे को क्या फीडिंग करके बच्चे को रेयर करना चाहिए टिल द टाइम ये बच्चा रेडी हो जाता है किसी के घर में जाने के लिए। ये टोटल जो प्रोसेस है हम लोग इसको पार्ट बाय पार्ट डिस्कस करते हैं भैया। जी जी जी। तो हम लोग क्या है, जैसे कोई अपना फीमेल हम लोग प्लानिंग करते हैं ब्रीडिंग करेंगे तो जनरली बहुत मेरा जो रूल है, मैं 3rd हीट से पहले जनरली ब्रीडिंग नहीं करता हूँ। ये जनरली मैं बोल रहा हूँ। जी जी। अदरवाइज कभी भी देखा कि 2nd हीट भी आया 18 मंथ्स 2 इयर्स के आसपास, तभी 18 मंथ्स इज़ द मिनिमम एज जब मैं ब्रीड कर सकता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ 18-19 महीना 2 साल ऐसा रेंज में जाके पहला उसको फीमेल को ब्रीड करेंगे। जी जी। तो ये जो ब्रीडिंग करेंगे जब फाइनली कर लिया तो पहली चीज़ है कि प्रॉपर्ली हुआ रहना चाहिए। फीमेल में कोई एक्टो एंड एंडो पैरासाइट का प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए। ये बाहर का कीड़ा और अंदर का कीड़ा, जो एंडो पैरासाइट हो गया वर्म्स, पेट में जो राउंड वर्म्स, टेप वर्म, ये सब नहीं होना चाहिए। इसको डिवॉर्मिंग करके क्लीन रखना चाहिए। दूसरी बात है एक्टो पैरासाइट, जो हम लोग टिक्स बोन डिजीज़ हो सकता है ना, जैसे टिक फीवर जो मेनली होता है, इससे भी फीमेल को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। हम लोग जब ये पार्ट हो गया। दूसरी बात है कि वैक्सीनेशन अप टू डेट होना चाहिए फीमेल में। और फीमेल अच्छे फूड में रहना चाहिए, वो होम फूड हो या कोई प्रीमियम फूड हो, ये उसका कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना रहे। तो ये हो गया फीमेल। मान लीजिए हीट पे आ गया तो मैं जो करता हूँ, मैं खुद बोल रहा हूँ, ये जस्ट मेरा राय है। ये कोई मैं कोई वेटनरियन नहीं हूँ, लेकिन ये मेरा राय मैं बोल रहा हूँ। मैं फीमेल जिस दिन पहली हीट पे आया, मैं उसको थोड़ा सा क्या बोलता है विटामिन ई, जो इवियन होता है, इवियन डालता हूँ और विटामिन ए डालता हूँ थोड़ा सा। डालने के बाद आफ्टर 3rd डे ऑनवर्ड्स मैं कोई लाइट एंटीबायोटिक चलाता हूँ। 3rd डे ऑनवर्ड्स टिल द 8th डे 5 दिन में एंटीबायोटिक देता हूँ। मैं जनरली नॉर्फ्लॉक्सासिन यूज़ करता हूँ टू प्रोटेक्ट द फीमेल फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इकोलाई एंड बीकोलाई इन्फेक्शन, क्योंकि उस टाइम उसका यूट्रस, इसका सर्विक्स का मुंह ओपन हो जाता है एंड फीमेल्स लोग बैठ के जो यूरिनेट करता है, देयर इज़ हाई चांस कि कैनल्स पे ज़्यादातर करके वो कोई जर्म्स उठा सकता है, इकोलाई या बीकोलाई उठा सकता है। तो मैं ये इन्फेक्शन रोकने के लिए थोड़ा सा नॉर्फ्लॉक्सासिन यूज़ करता हूँ। 8th डे हो गया। जनरल रूल है, हम लोग सब सुनते हैं कि 11 दिन और 13 दिन में ब्रीडिंग होता है, बट इट इज़ ट्रू बट नॉट ऑलवेज ट्रू। हम लोग को प्रॉपर लीटर होने के लिए, प्रॉपर टाइम पे ब्रीडिंग होने के लिए मेरे को प्रॉपरली जानना है कि ये फीमेल कब ओव्यूलेट कर रहा है। ओव्यूलेशन जानने के लिए एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट होता है, ये प्रोजेस्टेरॉन
सीरम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन लेवल होता है, इसको हम लोग मेजर करते हैं। जनरली क्या होता है, जब फीमेल हीट पे नहीं रहता है, ये प्रोजेस्टेरॉन लेवल बिलो 1 रहता है। थ्रू आउट द टाइम एनिस्ट्रस स्टेज में, जो मतलब हीट पे नहीं है, तब ये थ्रू आउट वो बिलो 1 कैरी करता है। जब ओव्यूलेट और जब फीमेल हीट पे आता है, स्लोली ये ओवरी जब एक्टिव होने लगता है, ये वैल्यू बढ़ने लगता है। ये मान लीजिए जब स्टार्टिंग में पहला 5 दिन 6 दिन बहुत धीमे धीमे बढ़ेगा। शुरुआत में क्या होगा, जैसे मान लीजिए एनिस्ट्रस में 0.8 0.9 या 1 है, बिलो 1 है, ये लेवल एक दिन में 1 करके बढ़ता है। तो आपका फीमेल जब 8वां दिन में आ जाता है, मेरा एंटीबायोटिक कोर्स खत्म होता है, मैं एक प्रोजेस्टेरॉन लेवल चेक करता हूँ। फीमेल ओव्यूलेट करता है, मतलब 5, तो ये प्रोजेस्टेरॉन लेवल का 5 क्रॉस कर रहा है, मतलब फीमेल ओव्यूलेट कर रहा है। आफ्टर 5 वी कैन ब्रीड, 48 आवर्स छोड़ के हम लोग ब्रीड कर सकते हैं। तो ये पीक ब्रीडिंग का जो हम लोग नॉर्मली नेचुरल मीटिंग करते हैं, इसका वैल्यू जब मान लीजिए 10 अबव होता है, 10, 11, 12 ये रेंज में आके हम लोग ब्रीड करते हैं। तो मैं एक बार 8 डे पे वैल्यू ले लिया कितना हो गया, अगर देखा मैं 5 के नीचे है समाओ, तो मैं और फिर 2 दिन छोड़ के और एक बार ब्लड टेस्ट करूँगा। मैं जब पीक देखने लगूंगा कि 9-10 पे आ रहा है, तो ब्रीडिंग प्लानिंग करता हूँ। ये हो गया ब्रीडिंग का सेक्शन। जब प्रॉपरली एक दिन ब्रीडिंग हुआ, एक अल्टरनेट डे छोड़ के और एक ब्रीडिंग हो गया, तो फीमेल के इनिशियली 5-7 दिन के लिए नॉर्मल रेस्ट दे देते हैं कि उसको ज़्यादा उछल कूद नहीं करे, कुछ नहीं करे, एकदम लाइट इजीली डाइजेस्टेबल फूड में देके उसको रेस्ट दे देते हैं। आफ्टर 7 डेज व्हेन कि ये प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन, ये जो क्या होता है, अंदर जाके स्पर्म और एग जो है फर्टिलाइज होकर ये इम्प्लांट होता है यूट्रस में। तो ये सेक्शन में हम लोग रेस्ट दे दिया। उसके बाद फीमेल नॉर्मल लाइफ पे आ जाता है। मेरा फीमेल प्रॉपर नॉर्मल वॉकिंग पे भी जाता है, फील्ड पे भी जाता है, सब कुछ जाता है। नॉर्मल डाइट, नॉर्मल एवरीथिंग। मीटिंग हुआ बोल के मैंने फूड नहीं बढ़ाता है, मतलब ज़्यादा प्रोटीन डाल दिया, ज़्यादा फैट डाल दिया, मतलब ज़्यादा कुछ कॉन्सेंट्रेट फूड नहीं, जो रेगुलर फूड था वही फूड चलता है, नथिंग एल्स। सिर्फ फॉलिक एसिड चालू रहता है। फॉलिक एसिड जो फॉलवाइट बोल के दवा आता है वो चालू रहता है। ये अब मैं फीमेल को जब जितना प्रोग्रेस हो रहा है हाँ, तो 3rd वीक ऑनवर्ड्स, 3rd वीक मतलब 21 डेज ऑनवर्ड्स, अगर कॉन्सीव होता है, कभी कभी फीमेल सिम्टम्स देने लगता है। अर्ली मॉर्निंग सिकनेस होता है, थोड़ा नौशा वॉमिटिंग होता है, कभी कभी मॉर्निंग में खाने को नकड़ा करता है। तो ये कोई कोई फीमेल में आता है, कोई कोई में नहीं आता है, ये कोई गारंटेड सिम्टम्स नहीं होता कभी। तो जैसे हमने प्रोजेस्टेरॉन करके इसका ओवुलेशन चेक किया, ऑन द 4th वीक ऑनवर्ड्स वी कैन ऑल्सो चेक, हम लोग चेक कर सकता है। और एक हार्मोन लेवल होता है रिलैक्सिन बोल के। क्या होता है, जब भी ये फीटस अब फीमेल का यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है, उसका प्लेसेंटा फॉर्मेशन होता है, जिससे मदर से बेबी में फूड ट्रांसफ़र होता है, ऑक्सीजन ट्रांसफ़र होता है। ये जब भी प्लेसेंटा फॉर्मेशन होगा, प्लेसेंटा एक हार्मोन रिलीज करता है रिलैक्सिन बोल के। अच्छा। ये रिलैक्सिन हार्मोन एक ही कारण अगर ब्लड में है, मतलब प्रेगनेंसी कंफर्म है। स्यूडो प्रेगनेंसी में भी प्लेसेंटा फॉर्म नहीं होता है तो रिलैक्सिन आएगा नहीं। प्रेगनेंसी नहीं होगा तो रिलैक्सिन आने का कोई चांस नहीं है। मतलब हम 28 डेज बाद फिर से ये रिलैक्सिन हार्मोन का टेस्ट कर लेते हैं। मेरा रिलैक्सिन हार्मोन का टेस्ट अगर पॉजिटिव आ गया तो मेरा फीमेल कंसीव है, क्योंकि 28 डेज या 30 डेज में और एक ही उपाय है, दैट इज यूएसजी, अल्ट्रासोनोग्राफी करके हम लोग जान सकते हैं। बट अल्ट्रासोनोग्राफी इज अ कॉस्टलियर प्रोसेस और ये हैजर्डस नहीं है। मतलब क्या है, हम लोग को लेके जाओ चैम्बर में, वेटनरी के पास लेके जाओ, फीमेल को शेव करना पड़ता है, तो ये प्रोसेस ज़्यादा टफ लगता है मेरे को। तो मैं रिलैक्सिन हार्मोन टेस्ट सिंपली अपना घर में करता हूँ। मेरे पास किट रहता है, ब्लड ड्रॉ करके उसको सेंट्रीफ्यूज करके सीरम निकल के एकदम 10 मिनट में टेस्ट हो जाता है, खत्म। अच्छा। अगर प्रेगनेंसी मेरा कंफर्म हो गया तो मेरा फीमेल का तब से फूड इनटेक में थोड़ा सा मैं चेंज करने स्टार्ट करता हूँ। क्या है, उसको 10% 20% फूड बढ़ा देता हूँ। अच्छा। क्या करता हूँ, नॉर्मल फूड के साथ तो 2 अंडा डालने चालू कर दिया, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। ऐसे करते करते उसको फिर भी वो नॉर्मल एक्सरसाइज में रहेगा, नॉर्मल वॉकिंग, नॉर्मल रनिंग, वो जो कर सकता है, खुद कर सकता है, करेगा। उसको जब मन नहीं लगेगा वो बैठ जाएगा। अच्छा। ये नहीं कि फीमेल प्रेग्नेंट हो गया मतलब उसको रूम में बंद कर दिया। विदाउट वॉकिंग, विदाउट एक्सरसाइज क्या होता है, ये खाना तो खाते रहेगा, उसका पचने का मेटाबॉलिज्म रेट अगर बॉडी में नहीं है, और इंडाइजेशन का, एसिडिटी का इशू आ सकता है। जी। तो ये फीमेल एक्सरसाइज में ज़रूर रहेगा। लेकिन ये प्रेगनेंसी पीरियड में अगर आपका फीमेल अगर उछल कूद करता है तो उसमें कुछ नुकसान होने का चांसेस है क्या? ये उछल कूद ये नेचुरल प्रोसेस है। व्हेन ये फीमेल जब कंसीव होता है ना, इसका हार्मोनल चेंज होता है। जो फीमेल जितना भी उछल कूद वाला फीमेल है, 80% ऑफ द फीमेल क्या है, वो शांत होने लगता है। जितना उसका प्रेगनेंसी बढ़ता है, जितना वो एडवांस स्टेज में जाता है, वो खुद सब ग्रुप से साइड होने लगता है। अच्छा। वो अपना साइड ले लेगा। जैसे मेरा घर में क्या है, ये छत में जैसे सबको छोड़ दिया, कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, 28 डेज 30 डेज में ऐसा नहीं होता, 35-40 डेज के बाद
जो जब फीटस बड़ा होने लगता है, एक्चुअली 28 डेज में जब हम लोग टेस्ट करते हैं वो फीटस इतना भी छोटा होता है, इतना मे बी 2 पीस के माफिक जितना साइज होगा उतना ही, इतना इससे ज़्यादा उसका साइज होता नहीं है। जी जी जी। तो तब फीमेल उतना कुछ नहीं करता है। तो फीमेल के अंदर जब फीटस बड़ा होने लगता है तो अपने आप वो हार्मोनल चेंज होता है, उसका माइंड सेट चेंज होता है, वो साइड हो जाता है। अच्छा। उसको नॉर्मल वो क्या होगा, वो काम डाउन हो जाता है, सेटल करने लगता है। अच्छा, ये हो गया। और क्या है मेरा, जब ये फीमेल अब वीक बाय वीक मेरे को फॉलो रखना है। ये 28 डेज मतलब हो गया 4th वीक। 4th वीक में मैंने प्रेगनेंसी कंफर्म कर लिया। 4th to 6th वीक मैं फूड ज़्यादा नहीं बढ़ाता हूँ। वो 6 हफ्ते के बाद, 6 वीक के बाद टिल 9th वीक में डिलीवरी होता है। 63 डेज आइडियली डिलीवरी होने का टाइम है, जो ओव्यूलेशन टाइम से 63 डेज में डिलीवरी करेगा आइडियली। थोड़ा 2 दिन ऊपर भी हो सकता है, 1-2 दिन पहले भी हो सकता है। जी जी। तो 6 हफ्ता से लेकर 9 हफ्ता जो 9th वीक है, ये है रैपिड ग्रोथ होता है फीटस का, बहुत ड्रास्टिक ग्रोथ होने लगता है। तो इस टाइम मैं प्रीमियम फूड पे ही रहता हूँ, नो होम फूड। मैं होम फूड देता नहीं हूँ क्योंकि मेरे को पता नहीं है कितना बैलेंस में कर सकूँगा फूड को। मेरा अब जितना पॉसिबल है, मतलब फिनेंशियली जितना पॉसिबल है, जो बेस्ट अवेलेबल फूड मैं खिला सकता हूँ वही खिलाता हूँ। और पपी फूड में आ जाता हूँ, एडल्ट फूड से पपी फूड में आ जाता हूँ। अच्छा। क्योंकि उसमें फैट प्रोटीन कंटेंट थोड़ा ज़्यादा रहता है। अच्छा। और साथ में मैं एग्स जरूर रखता हूँ। एग इज़ अ वेरी चीप एंड कम्प्लीटली बैलेंस्ड फूड। सस्ते में सबसे अच्छा फूड एग है। अच्छा। लेटर स्टेज ऑफ द प्रेगनेंसी में थोड़ा एंटासिड देने चालू करता हूँ क्योंकि उसका पेट में भी बच्चे बढ़ रहा है, उसका स्टमक साइज छोटा होता है। और एक बात है, जितना लेटर स्टेज ऑफ द प्रेगनेंसी में, मान लीजिए 7th, 8th एंड 9th वीक में मैं दिन में 2 बार जो खाना खाता था उसको 3 बार शिफ्ट कर देता हूँ। तीन पार्ट में करता हूँ क्योंकि सो दैट एक टाइम में उसको खाना ज़्यादा पेट में नहीं जाए। अच्छा। क्योंकि पेट भी बड़ा हो रहा है, उसका स्टमक साइज कॉम्प्रेशन होगा, ज़्यादा फूड एक साथ में वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, वॉमिट करके निकाल देगा। तो 3 टाइम में खाना खिलाता हूँ, डाइजेस्टिव एंजाइम डालता हूँ और एंटासिड डालता हूँ। अब आ गया वो जितने धीरे धीरे वो प्रेगनेंसी के तरफ आ रहा है, मैंने डिलीवरी के टाइम आ रहा है, लास्ट में मैं क्या करता हूँ, डेली मॉर्निंग एंड इवनिंग लॉन्ग स्लो वॉक, लेकिन वॉक देता हूँ। इसमें क्या है, उसका यूट्रस मसल, पेट का मसल सब टोन्ड अप रहता है। वो डिलीवरी के लिए बच्चे लाइन अप प्रॉपरली होता है यूट्रस में। अच्छा। ये अब ये चलता रहता है टिल द टाइम शी स्टार्ट्स डिलीवरिंग। ये डिलीवरी पार्ट क्या है, ये आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं प्रोफेशनल को यूज़ कीजिएगा क्योंकि ये डिलीवरी प्रोसेस इज़ वेरी क्रिटिकल। कोई सीरियस बंदा, जो सीनियर बंदा है, उनसे ही डिलीवरी करवाना है क्योंकि कोई प्रॉब्लम में अगर बच्चा फंस जाता है, कुछ भी हो जाता है, ये माँ और बच्चे दोनों के लिए जानलेवा हो सकता है। अच्छा। डोंट टेक एनी रिस्क इफ़ यू डोंट नो। अच्छा। आप साथ में रह के देखो, लेकिन प्रोफेशनल को ही रखो। प्रोफेशनल जैसे सबसे अच्छा वेटनरी के पास जाइए, कोई वेटनरियन को बोलिए डिलीवरी करवाने के लिए। अच्छा। आप खुद से ट्राई मत कीजिए अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। आज तक मैं भी जानता हूँ करने के लिए, लेकिन मैं जो बेस्ट अवेलेबल हैंड्स हैं मैं उनको बुलाता हूँ। क्योंकि क्या होता है, अगर लीटर बड़ा है, इनिशियली तो बच्चे निकलते रहते हैं, जितना बच्चा डिलीवर करता है फीमेल भी थोड़ा वीक होने लगता है। अच्छा। लेटर पार्ट में क्या था, अगर मान लीजिए 7-8 बच्चा है, 9 बच्चा है, जो ऊपर की तरफ जो बच्चा है वो फीमेल पुश करके लाने में फीमेल को भी दिक्कत होता है, फीमेल का एनर्जी ड्रॉप रह जाता है। कभी कभी होता है 1 या 2 बच्चा जो है वो फीमेल और प्रेस में मैंने कोशिश नहीं करता निकलने के लिए। अच्छा। तो इसमें मैक्सिमम चांसेस हो जाता है बच्चे अंदर ही डेड हो जाता है। तो ये सब के लिए आप लोग खुद कुछ मत ट्राई कीजिए। और एक है कि हम इधर सिंपली बोल रहा हूँ, मैं देखा बहुत कोई क्या है, ऑक्सीटोसिन बहुत ज़्यादा यूज़ करता है डिलीवरी प्रोसेस में। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन आप लोग यूज़ कीजिए बहुत सोच समझ के। ये कोई हमने देखा है, ऑक्सीटोसिन का एक एम्पुल तोड़ा, 1 ml लेके डाल दिया। ये 1 ml डालता है 500-600 किलो गाय को। अब एक डॉग है जो 30 किलो का, 25 किलो का, उसमें 1 ml डालोगे, ये यूट्रस इतना कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि बच्चे भी डैमेज हो सकते हैं, यूट्रस फट भी सकता है अंदर से। अच्छा। ऑक्सीटोसिन बहुत जुडिशियसली यूज़ करना चाहिए और यूज़ ना करे तो सबसे अच्छा है। जी जी जी। एकदम फंस गया है, एकदम प्रॉब्लम में अटक गया, ऑक्सीटोसिन भी डालना है। हम लोग कैसे करते हैं, लास्ट में जाके 0.2, 0.3 वो भी डाइल्यूट करके स्लोली IV डालते हैं। तो ऑक्सीटोसिन एक क्या है, बहुत कॉमन है कि आदमी डिलीवरी करने जा रहा है, पॉकेट में 2 ऑक्सीटोसिन लेके चला गया डिलीवरी करते हुए, एक ऑक्सीटोसिन ठोक दिया एक बार में। बट दैट इज़ नॉट राइट थिंग। आई एम नॉट अ वेटरिनरियन, बट मैं अपना एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। एक गाय को जब दूध निकालने के लिए लोग मिल्क शेड में करता है क्या, ये लोग एक ऑक्सीटोसिन ठोक देता है, बड़ा भैंस को या गाय को। आप कुत्ते को 1 ml ऑक्सीटोसिन मत डालिएगा। अच्छा। ये बहुत क्रिटिकल हो जाता है, फीमेल का भी डेंजर हो सकता है बाद में। और अगर डालना है तो प्रॉपर वेट का कंसल्टेशन लेके डालना चाहिए। ये डिलीवरी प्रोसेस जो है, ये एक
वेट को साथ में रख के ही करना चाहिए। बिल्कुल। आपका घर में अगर कोई, हम लोग का घर में किसी का डिलीवरी करते हैं ना, तो सिमिलरली क्या है, आप भी अपने डॉग को उतना ही क्रिटिकल समझ के, मतलब इंपॉर्टेंस दे के वेट को जरूर बुलाइएगा। एटलीस्ट वेट नहीं मिला तो कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदे को बुलाइएगा। जुडिशियसली दवाई यूज़ कीजिएगा डिलीवरी के टाइम में, अननेसेसरी दवाई मत डालते रहिए। इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। आप टाइम दीजिए, फीमेल को अपने आप निकालते रहेगा। बट कोई क्रिटिकल सिचुएशन अराइज हो सकता है, ये माइंड में रख के आपको साथ में वेट रखना ही है। जी। डिलीवरी प्रोसेस हो गया नहीं, और एक तो बात है, हाँ, एक ब्रीडर को कितना दिन तक वेट करना चाहिए? ऐसे तो नॉर्मली 62 दिन में बच्चा दे देता है नॉर्मली, लेकिन हम लोग बोलते हैं 60 to 63 तो कभी कभार हो जाता है कि 65 दिन भी हो जाता है, 68 दिन भी होता है। तो ब्रीडर कितना दिन तक रुकना चाहिए कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए? अच्छा, इधर जो बात है, ये जो 65 दिन, 68 दिन, 70 दिन हो जाता है, एक्चुअली बच्चा उतना दिन नहीं रहता है। अच्छा। ये प्रोसेस क्यों गलत होता है? ये कभी गलत शुरू से हुआ है। ये आदमी सब क्या करता है कॉमनली, 11-13 दिन पकड़ के मीटिंग करा दिया। जी। मान लीजिए 13 दिन में जो मीटिंग हुआ तब फीमेल ओवुलेट किया ही नहीं था। अच्छा। स्पर्म तो अंदर चला गया। स्पर्म कैन स्टे अलाइव इन अ हेल्दी फीमेल पर 7 दिन तक रह सकता है स्पर्म। अच्छा। वो तो काउंट चालू कर दिया, मैंने इस दिन से मीटिंग कराया, 11 दिन से उधर से 63 डेज गिन रहे। लेकिन मान लीजिए फीमेल 14th डे पे ओवुलेट किया और ये प्रॉपर फर्टिलाइजेशन होके 16-17 डे पे ये फॉर्मेशन हुआ, स्पर्म और एग कॉम्बाइन हुआ। जी। उधर से 63 डेज होना चाहिए। अच्छा। तो वो 63 डेज नहीं हो रहा है, लेकिन ये गिनती कर रहा है शुरुआत का दिन से। अच्छा। तो वो उसको नहीं पता कब मेरा फीमेल ओवुलेट किया था, इसीलिए लेट हो जाता है। बच्चा 70 दिन तक नहीं रहता है। बच्चा जब से फर्टिलाइजेशन हुआ उधर से डिलीवरी होगा 63 डेज में। अच्छा। तो इसीलिए ये गिनती में प्रॉब्लम होता है। 11 दिन, मान लीजिए 1 तारीख को मीटिंग करवाया और 3 तारीख को मीटिंग करवाया, लेकिन ये फीमेल ओवुलेट किया 5 तारीख को। अच्छा। 5 से लेके 63 डेज जब होगा, लेकिन ये इधर का 5 दिन उसमें जोड़ देता है, वो हो जाता है 68 डेज। जी। एक्चुअली बच्चा फर्टिलाइज होके रहेगा अंदर 63 डेज ही। तो इसीलिए हम लोग करता है क्या, ओवुलेशन चेक करके ही मीटिंग कराता है, सो दैट आई नो द राइट टाइम कि कब मेरा बच्चा जन्म होने का टाइम है। अच्छा। हाँ, जो क्रिटिकल केस होता है कभी कभी, फीमेल में कोई प्रेशर नहीं है, कम बच्चा है, फीमेल डिलीवरी करने नहीं मांग रहा है, तो इधर भी आपको पता है कब सीजर करना है। ये भी और एक उल्टा प्रोसेस है। ये जैसे प्रोजेस्टेरॉन पीक करता है, बच्चा डिलीवरी करने से पहले ये प्रोजेस्टेरॉन ड्रॉप होकर 2 के नीचे आ जाएगा। अच्छा। आपको लग रहा है कि मेरा फीमेल प्रेशर नहीं दे रहा है, फीमेल नॉर्मली डिलीवरी नहीं करेगा, द करेक्ट डे टू डू द सीजर वो भी आप डिटरमाइन कर सकते हैं इस प्रोसेस से। फिर से प्रोजेस्टेरॉन डालिए, प्रोजेस्टेरॉन कीजिए। अच्छा। 2 के नीचे आया कि नहीं देख लीजिए। अगर आपका 2 के नीचे वैल्यू आ गया, योर फीमेल इज रेडी फॉर द सी सेक्शन। अच्छा। तो आपका बच्चा भी बचेगा। और क्या होता है, आप वो 63 डेज कैलकुलेट, 64 डेज कैलकुलेट, सी सेक्शन काट दिया, बच्चा तो हर एक दिन लास्ट में फॉर्म कर रहा है। आप 3-4 दिन पहले अगर काट देगा पेट निकालने के लिए, वो बच्चा फुल्ली फॉर्म नहीं हुआ, या बाई चांस आप लेट कर दिया, बच्चा अंदर डैमेज हो गया। तो आपको राइट टाइम भी जानना चाहिए कब मेरे को सी सेक्शन करके निकलना है बच्चा। जी। तो ये अगर प्रॉपरली आप एक्सरसाइज फॉलो कीजिएगा, प्रॉपर डाइट में रखिएगा, जनरली ऑल द ब्रीड्स विल गिव नॉर्मल डिलीवरी। कुछ ब्रीड है जिसमें सी सेक्शन का हाई चांसेस होता है। मेरे को उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि बुलडॉग्स में, फ्रेंच बुलडॉग्स में, ये सब में सी सेक्शन होने का ज़्यादा चांस होता है। मैं तो लैब्राडोर करता हूँ, गोल्डन रिट्रीवर करता हूँ, इसमें भगवान की दया से 99.9% नॉर्मल डिलीवरी ही होता है। हम लोग फंसे नहीं है, भगवान की दया से अभी तक फंसे नहीं। अच्छा। तो ये हो गया आपका बच्चा, जन्म हो गया। जन्म होने के बाद ये हम लोग के फिर से क्या करते हैं, फीमेल को और एक बार मैं लाइट एंटीबायोटिक में डाल देता हूँ, क्योंकि इधर इसका अंदर में रप्चर होता है, ब्लीडिंग होता है। तो और एक बार मैं 5 दिन का एंटीबायोटिक कोर्स डाल दिया। मतलब बच्चा जन्म होने के बाद? हाँ, बच्चा जन्म होने के बाद। अच्छा। और 2nd, 3rd, 4th, 5th डे जन्म के बाद बहुत क्रिटिकल है। आप दिन में 4 बार फीमेल का टेम्परेचर चेक कीजिए ज़रूर। कभी कभी क्या होता है, सब बच्चा निकलने के बाद कोई प्लेसेंटा रुक गया अंदर में। अच्छा। ये प्लेसेंटा रिटेन होने से क्या होता है, फीमेल में टेम्परेचर आ सकता है। अच्छा। और वो आएगा 2 या 3 दिन बाद, क्योंकि वो जब डिकम्पोज होने लगेगा अंदर में, फीमेल तो कोशिश करता है क्या ना, बच्चा जब दूध पीता है, माँ से सक्लिंग करता है, ऑटोमेटिक ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होता है बॉडी में। अच्छा। ऑक्सीटोसिन जब भी प्रोड्यूस होगा, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करेगा और जो भी कचरा अंदर है वो निकालते रहेगा। अच्छा। लेकिन बाई चांस कोई प्लेसेंटा रिटेन हो गया, तो वो क्या करेगा, 2 दिन 3 दिन में डिकम्पोज होने लगता है। तो तब जाके क्या है, फीमेल में टेम्परेचर आता है। अगर आप 3rd डे से टेम्परेचर फॉलो नहीं करोगे, ये फीमेल में मान लीजिए टेम्परेचर आ गया, आपको लग रहा है कि फीमेल टायर्ड है बोल के खाना नहीं कर रहा है, वो दूध जब बच्चा पिएगा, बच्चे को प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर जो नॉर्मल है 102, 102 तक भी ठीक है, उसके ऊपर जब भी जाएगा ये मिल्क में अफेक्ट करेगा। अच्छा। मिल्क डैमेज होगा। मान लीजिए फीमेल को अगर बुखार आ गया ये प्लेसेंटा रिटेंशन की वजह से या किसी भी कारण से, 103, 104 टेम्परेचर है, चांसेस आते हैं कि ये दूध खराब होने लगेगा अंदर, वो खराब दूध पिएगा तो बच्चे भी डैमेज हो जाएंगे आपके। अच्छा। तो टेम्परेचर ज़रूर फॉलो कीजिएगा 5 दिन तक। उसके बाद टेम्परेचर नहीं आ रहा मतलब टेम्परेचर और नहीं आएगा। अच्छा।
अब बच्चे तो माँ के पास जितना दिन दूध पिएगा वो बहुत अच्छा है, माँ का दूध सबसे अच्छा है। जी जी। तब मैं जब दूध पिलाना चालू करता हूँ, इनिशियली मैं कैल्शियम भी डालना चालू करता हूँ और एकदम मैं मोस्ट प्रीमियम स्टार्टर फूड में मम्मी को दे देता हूँ। और फीडिंग क्या करता हूँ, दिन में 3 बार, जो उसका नॉर्मल खुराक ही है तो उसका 1.5 गुना खाना खा लेता है इनिशियली। बच्चे जितने बड़ा होते जाएंगे वो डबल फीडिंग भी हो जाता है। एक लैब्राडोर मेरा दिन में अगर 400 ग्राम खाता है, पीक फॉर्म में जब मान लीजिए बच्चा 10 दिन 12 दिन 15 दिन होने लगता है, तब 400 के जगह वो 700-800 भी खा लेता है। लेकिन मेरे को उसका पॉटी में ध्यान रखना चाहिए कि वो डाइजेस्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। मैं जब फूड इंटेक बढ़ा देता हूँ, मैं डाइजेस्टिव एंजाइम और एंटासिड देते रहता हूँ, ताकि माँ का एसिडिटी होने से मिल्क में भी एसिडिटी होगा, फिर बच्चे का प्रॉब्लम आ जाएगा। अच्छा। अभी आपको ध्यान करना है मम्मी का दूध कितना हो रहा है। बच्चे को कोई भी हेल्दी लीटर जो हम लोग करते हैं, सोचते हैं कि 5 से 6 बच्चा जो है अगर रहेगा तो माँ उसको आराम से 20-22 दिन दूध पिला देगा। जी जी जी। अगर ज़्यादा नंबर ऑफ पपीज़ है, 7-8 पपी 10 पपी है, आपको इंटरवीन करना पड़ेगा जल्दी। आपको एक्सटर्नल मिल्क स्टार्ट करना पड़ेगा। जी जी जी। मैं तो 7 से ऊपर बच्चा होता है तो 10 दिन से मैं एक्सटर्नल मिल्क चालू कर देता हूँ, दिन में 3 बार। जी जी। क्योंकि मम्मी के ऊपर लोड भी कम पड़ता है, बच्चे का प्रॉपर न्यूट्रिशन भी फुलफिल होता है। अच्छा। और इधर एक बड़ा कंफ्यूजन है कि क्या पिलाऊं इतना अर्ली बच्चे को। कोई डॉग मैंने कैनाइन मिल्क भी पिलाता है, जैसे रॉयल कैनिन का आता है, बहुत सारे कंपनी का आता है, एसबी लैक हो गया, सब बहुत कुछ हो गया। कोई ह्यूमन मिल्क प्रोडक्ट भी यूज़ करता है, लैक्टोज फ्री जो ह्यूमन मिल्क प्रोडक्ट वो भी यूज़ करता है। मैं यूज़ करता हूँ गोट मिल्क। अच्छा। क्योंकि गोट मिल्क मेरे पास अवेलेबिलिटी है बोल के मैं यूज़ कर रहा हूँ और बहुत साल से यूज़ कर रहा हूँ, उसके ऊपर कॉन्फिडेंस आ गया। इनिशियली मैं गोट मिल्क जो यूज़ करता हूँ वो 1:1 रेशियो में पानी से मिला के पिलाता हूँ। थोड़ा थोड़ा बच्चा जब लेने लग गया, उसको जब पचने लग गया ठीक से, तो उसका कंसंट्रेशन चेंज करते करते एकदम पूरा प्योर मिल्क पे आ जाता हूँ। पानी एकदम ही नहीं डालता हूँ जब तक बच्चे का 15-16 दिन उम्र हो जाता है, तब तक वो पूरा मिल्क पे आ जाता है। और मिल्क में बॉटल में पिलाता हूँ, वो एक बच्चा जितना खींचता है उतना खींचने देता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं इतना मेजर करके पिलाता हूँ। कोई बच्चा 20 ml भी पी सकता है, कोई बच्चा 30 ml भी पी सकता है। वो बच्चा क्या है, अपना पेट भर जाएगा, वो अपना छोड़ देगा निकल। अच्छा। ठीक है। बच्चे को बाहर का मिल्क जब भी डालता हूँ, साथ में मैं कोई एंजाइम डालता हूँ, कोई भी एंजाइम डालता हूँ। बच्चे का जो भी ड्रॉप्स आता है ना, नियोपेप्टिन ड्रॉप हो सकता है, मोनिसन ड्रॉप हो सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कौन सा, मैं कुछ भी डाल देता हूँ। जब ये जो अवेलेबल मिला है वो डाल देता हूँ। पूरा मिल्क और मदर मिल्क के साथ मैं 21 दिन तक 3 वीक्स तक मिनिमम मिल्क पे रखता ही हूँ। अच्छा। बहुत सारा आदमी यूज़ करता है ह्यूमन प्रोडक्ट्स, जिसमें आपका आ गया सेरेलैक आ गया और भी मिल्क सारा आ गया, लेकिन मेरा जितना समझ में आता है इसमें लैक्टोज रहता है। प्रॉब्लम होता नहीं है ये अलग बात है, लेकिन लैक्टोज इंटॉलरेंस कभी आ जाएगा तो बच्चा बचाना मुश्किल रहता है। तो मैं कभी ये सब प्रोडक्ट यूज़ नहीं करता। सिमिलर प्रोडक्ट आपको डॉग में मैंने कैनाइन वेटनरी में मिलता है, जिसमें लैक्टोज फ्री होता है, जैसे सैमोलैक हो गया और भी सारा हो गया। आप लोग अगर यूज़ करना ही है, आप लोग वेटनरी प्रोडक्ट यूज़ किए। ह्यूमन प्रोडक्ट में जो लैक्टोज रहता है वो डॉग के लिए ठीक नहीं है, लैक्टोज इंटॉलरेंस हो सकता है। अच्छा। फिर 21 दिन हो गया, बच्चे उठ के चलने लगता है, जब इधर उधर घूमने लगता है, तो मैं स्लोली उसको ड्राई फूड में इंट्रोड्यूस करता हूँ। ड्राई फूड में इंट्रोड्यूस कर दिया, 21-22 दिन में इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। क्या है, थोड़ा सा सोक कर लिया पानी में, मैं उसको स्मैश नहीं करता, वो पकड़ के एक एक दाना मुंह में डालता रहता है। उसको जब टेस्ट समझ में आ जाता है तो फिर दिन में 1 बार चालू किया, बाकी टाइम मिल्क, 2-3 दिन 1 बार दिया, फिर 2 बार दिया, फिर 3 बार, ऐसे करते करते 30 डेज तक एज हो जाता है। उसको 3 बार में ड्राई फूड देता हूँ और गोट मिल्क विड्रॉ कर लेता हूँ। मम्मी के पास रहता है, तो मम्मी का जितना दिन मिल्क रहेगा उतना दिन वो पीते रहेगा। मम्मी का मिल्क खत्म होगा, जब मम्मी को प्रॉब्लम होगा, मम्मी खुद उसको भाग के भगा देगा, काट के भगा देगा, और मिल्क नहीं तो भागा भी। काटने लगता है, टीट्स में काटता है, तो मम्मी खुद ब खुद आपका मिल्क विड्रॉ कर लेगा और ये पूरी 3 टाइम्स ड्राई फूड में चला जाता है। जी जी जी। अब पपी को भी आपको ध्यान रखना है, सिर्फ पॉटी में ध्यान रखिए। एसिडिक स्मेल आएगा तो थोड़ा एंटासिड यूज़ कीजिए और एंजाइम जरूर यूज़ कीजिए। जी जी जी। अब बच्चे का मैं लैब और गोल्डन का ही बोल रहा हूँ। मेरा कैलकुलेशन जो होता है, बच्चा ग्रोथ प्रॉपर्ली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नंबर ऑफ वीक्स इनटू 750 to 800 ग्राम्स इज द आइडियल वेट फॉर अ लैब्राडोर और अ गोल्डन रिट्रीवर इन आवर वेदर, अपना वेदर में। अच्छा। आप कभी भी यूरोप मत देखिए, रशिया मत देखिए, उधर वेदर बहुत ठंड है, आप उतना ज़्यादा फीडिंग नहीं कर सकते हो जितना उधर कर सकते हैं। तो आपका अपना इंडिया में अपना हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट जो है, इसमें मैं देखा कि नंबर ऑफ वीक्स इनटू 800 ग्राम्स आपका अगर बच्चे का वेट है, बहुत हेल्दी है बच्चा। जी 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 जी। बच्चे को फिर डिवॉर्मिंग जो है शेड्यूल मैं 15 दिन में करता हूँ, फिर 30 डेज, एवरी 15 डेज में डिवॉर्मिंग करता हूँ अप टू 2-2.5 महीने तक। उसके बाद महीने में 1 बार करता हूँ डिवॉर्मिंग। और मेरा वैक्सीनेशन का शेड्यूल है, जैसे 28 डेज में मैं पपी डीपी डाल देता हूँ। अच्छा। उसका 28 डेज मतलब हो गया आपका 4 वीक्स में। 7th वीक में मैं डाल देता हूँ DHPP-IL, जो कॉम्बाइंड वैक्सीनेशन होता है। DHPP-IL एक पर्टिकुलर कंपनी का ब्रांड है, आप कोई भी ब्रांड, अच्छा ब्रांड यूज़ कीजिए। तो ये 2 वैक्सीन हो जाने के बाद आप आराम से बच्चे को रिलीज कर सकते हो दूसरे घर के लिए। अच्छा। और प्रॉपरली ये जो डिवॉर्मिंग प्रोसेस है बच्चे का, तो
तो आप लोग क्या वेट मेजर करके करते हो? एकदम प्रॉपर वेट मेजर करके, ना ओवर डोजिंग नहीं करता हूँ ना अंडर डोजिंग करता हूँ। और एक बात है, जब भी डिवॉर्मिंग करना है मैं 2-3 दिन पहले से लीवर टॉनिक स्टार्ट करता हूँ और 5 दिन बाद तक 7 मतलब इधर का 2 दिन और बाद का 5 दिन 7 दिन में लीवर टॉनिक डालता हूँ कि लीवर गार्ड रहे, क्योंकि अल्टीमेटली डिवॉर्मिंग का मेडिसिन जितना भी सेफ हो इट इज़ काइंड ऑफ मतलब वो जर्म्स अंदर जाके कीड़ा ही ना मार रहा तो पेस्टिसाइड हुआ, किसी भी कारण से पेस्टिसाइड ही मैं बोल सकता हूँ। जी जी जी। तो लीवर में टॉक्सिन फॉर्म करेगा, लीवर को प्रेशराइज करेगा ही करेगा। अच्छा, और एक तो बड़ा जो डॉग है मान लो उसका मदर में जितना डिवॉर्म रहता है, एक बच्चे का डिवॉर्म का क्वांटिटी एक ही रहता है क्या, बच्चे का और माँ का? मतलब एक तो बड़ा डॉग का जितना डिवॉर्म रहता है उसका मतलब पेट में जितना कीड़ा रहता है, और बच्चे का कीड़ा क्या सेम रहता है ना थोड़ा कम रहता है? देखिए ये तो पेट का डायमेंशन के ऊपर है। मेनली क्या है, एडल्ट डॉग को अगर आपको टाइमली डिवॉर्म होता रहता है उसमें वॉर्म्स नहीं रहता जनरली। अच्छा, और हम लोग का क्या है, मोस्टली घर में रहने वाला डॉग्स है तो बाहर जाके ये ना कहीं से कुछ उठा के खा रहा है ना कुछ आ रहा है। लेकिन क्या होता है कभी कभी आ सकता है इन्फेक्शन। टेपवॉर्म का इन्फेक्शन कहाँ से आता है? मोस्टली टेपवॉर्म इन्फेक्शन जो आता है एडल्ट्स में, वो आदमी सोचता है बीफ खाने से या बफलो खाने से, रेड मीट खाने से आता है, बट वो भी नहीं। वो तो है एक रीज़न, उससे ज़्यादा और एक रीज़न है फ्ली होता है। फ्ली जो होता है छोटा छोटा एकदम बहुत छोटा फ्लाइंग टाइप कीड़ा होता है, वो स्किन में गड्ढा खोद खोद के हेयर फॉलिकल्स के अंदर घुस के रहता है। ये जो फ्ली है ये आपका टेपवॉर्म का कैरियर है। अच्छा, आपको टेप आज डिवॉर्मिंग कर दिया, कल अगर बॉडी में फ्ली है तो टेपवॉर्म का इन्फेस्टेशन हो जाएगा उसको। अच्छा, तो ये एंडोपैरासाइट इज डिपेंडेंट ऑन द एक्टोपैरासाइट फ्ली। आपको डिवॉर्मिंग आप बोला मैंने डिवॉर्मिंग किया, कहाँ से आ गया पता नहीं, कहाँ से आ गया पता नहीं, लेकिन इसका बॉडी में अगर फ्ली है टेपवॉर्म जरूर आएगा, रिटर्न आएगा। अच्छा, तो आपको फ्ली कंट्रोल भी करना है। अच्छा, तो ये हम लोग जो यूज़ करते हैं ट्रॉन्टल पपी यूज़ करते हैं, तो इसमें से इट इज़ अ वाइड स्पेक्ट्रम डिवॉर्मर। इसमें राउंड वॉर्म छोड़ के भी अगर पिन वॉर्म है, हुक वॉर्म है, ये जाएगा। अच्छा, क्लियर हो जाएगा। तो दादा डिवॉर्मिंग प्रॉपर अकॉर्डिंग टू वेट आपको करना चाहिए क्या? हाँ एकदम अकॉर्डिंग टू वेट। जैसे हम लोग बड़े डॉग्स में क्या करते हैं, जो टैबलेट्स अभी नॉर्मली आता है मार्केट में वो सब है 10 किलो में 1 टैबलेट। बच्चे में हम लोग जो लिक्विड्स आता है वो मोस्टली आता है 1 किलो में 1 ml। अच्छा, तो ये आपको प्रॉपरली वेट करके ही देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा होने से उसका नुकसान है, कम होने से डिवॉर्मिंग होगा नहीं। अच्छा, हम लोग था वो हाँ, तो वो ये जो फ्ली है तो फ्ली कैसे मतलब हटाए, मतलब वो उसको रिड्यूस कैसे करेगा? अच्छा, तो पहली बात है आपको फ्ली हुआ है ये डिटेक्ट करना है कि फ्ली है कि नहीं। ये फ्ली होने का कुछ क्लासिक सिम्टम्स होता है। ये डॉग जो है ना, इसका फ्ली होने से ये बैक पोर्शन में जहाँ से टेल स्टार्ट होता है, ये बैक में बहुत ज़्यादा ईचिंग करेगा, जैसे वो अपना दांत से काट काट के उसको चबाना चाहेगा जगह को। अच्छा, टेल में होगा, टेल को आप फर उठा के देखिएगा, ज़्यादा रैश टेल में, ये कमर पोर्शन में, आर्म पिट्स में, ये सब एरिया में जब देखिए रेड स्पॉट्स हो गया, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहा है, वो फ्ली का एकदम क्लासिक सिम्टम्स है। अच्छा, और फ्ली जनरली आपको बहुत फाइन ब्रश से अगर खींचिएगा तो एकदम जैसे आदमी का जुई होता है वैसा ही टाइप में होगा, लेकिन बहुत जल्दी भागता है। अच्छा, वो फ्ली है। और फ्ली का ट्रीटमेंट के लिए कोई भी एंटी फ्ली शैम्पू हो सकता है, आप या कोई एंटी टिक्स एंटी फ्ली शैम्पू होगा, सॉल्यूशंस होता है। मैं जो यूज़ करता हूँ, मैं एक टैबलेट यूज़ करता हूँ, वो ओरली होता है। ओरली खिला देने से आपको 4 महीने तक वो टिक्स और फ्ली का प्रॉब्लम से हटता रहता है। अच्छा, और ये मैं 4-5 साल से यूज़ करता हूँ, कोई साइड इफेक्ट मेरे को अभी तक ख़राब साइड इफेक्ट मिला नहीं है। जी 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 जी। और दादा जो बच्चे में आपने अभी कुछ देर पहले बोले थे कि मदर्स को बच्चा होने के बाद एक तो एंटीबायोटिक देना चाहिए। वो एंटीबायोटिक देने के वजह से कुछ प्रॉब्लम आ सकता है क्या मदर्स को, मतलब बच्चे का मतलब जो मिल्क इंटेक करते हैं मदर्स से, देखिए तो मिल्क में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है क्या? देखिए एंटीबायोटिक क्यों यूज़ कर रहा हूँ ये आपको पहले जानना है। मैं एंटीबायोटिक दे रहा हूँ, हर एक दवाई का प्लस और माइनस साइड तो होता ही है, बट हमको देखना है प्रायोरिटी मेरा क्या है। मदर का जब नॉर्मल डिलीवरी हो रहा है, ये यूट्रस वॉल से तोड़ के बच्चा निकल रहा है, स्कारिंग हो रहा है, अंदर में रप्चर हो रहा है, तो इसको हील करने के लिए मैं एंटीबायोटिक डालता हूँ कि वो सेकेंडरी इन्फेक्शन में ग्रोथ ना कर जाए कोई अलग, क्योंकि उधर ऑलरेडी स्कार बन चुका है अंदर, वो सेकेंडरी कुछ इन्फेक्शन ना बन जाए, क्योंकि ये लोग का तभी डिस्चार्ज भी चालू रहता है, ये बैठ के सुसु करेगा, उधर से एक्सटर्नली कोई बैक्टीरिया अंदर ना जाके कुछ करे। अच्छा, और ये होता है नॉर्मल डिलीवरी जब हो रहा है
कितना उसको ट्रॉमा किया है, ये सब बच्चा नॉर्मली निकाला है तो एकदम हल्का कोई लाइट डोज का एंटीबायोटिक डालेंगे। ये बच्चा को निकालने के लिए इंटरवीन करना पड़ा, आदमी को अंदर हाथ डालना पड़ा, कुछ डालना पड़ा, स्ट्रेस ज़्यादा हो गया तो एंटीबायोटिक डोज ज़्यादा होता है। अच्छा, ऑब्वियसली साइड इफेक्ट बोलने से क्या होता है, मैंने जो नोटिस किया है एंटीबायोटिक अगर स्ट्रॉन्ग डोज में जाता है तो मिल्क प्रोडक्शन थोड़ा इफेक्ट करता है, मेरे को जो लगता है। अच्छा, अच्छा। लेकिन बच्चे में कोई असर मैंने अभी तक देखा नहीं है। क्या, मैं तो वेटेरियन नहीं हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, बट मैंने कुछ ऐसा साइड इफेक्ट देखा नहीं। एक ही साइड इफेक्ट मेरे को समझ में आता है कि स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक से मिल्क प्रोडक्शन थोड़ा बहुत कम होता है। अच्छा, यही बात है, ऐसा कुछ नुकसान होने का बात नहीं है। नहीं, अगर आप एंटीबायोटिक यूज़ नहीं करोगे और फीमेल में इन्फेक्शन स्प्रेड कर गया, पहली बात आपको बच्चे को आप दूध नहीं पिला सकोगे, वो मेजर प्रॉब्लम है। दूसरी बात है फीमेल को भी डेंजर हो जाता है। अच्छा, इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाएगा तो इन्फेक्शन कंट्रोल करने के तो आपको और ज़्यादा डोज का एंटीबायोटिक यूज़ करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा ही। जी जी जी। तो जाके आप बच्चे को भी दूध नहीं पिला सकते, आपको एक्सटर्नली दूध पिलाना पड़ेगा, बच्चे को इम्यूनिटी नहीं मिलेगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलेगा। जी जी जी, ये प्रॉब्लम होता है। और सर बहुत बार देखा जाए कि मदर्स का मिल्क नहीं रहता है, मतलब नहीं होता है बहुत सारा कारण के वजह से, तो उस टाइम एक ब्रीडर को क्या करना चाहिए? नहीं तो मतलब जिसके पास ये बच्चा हो रहा है वो लोग को क्या करना चाहिए? देखिए, मदर का मिल्क होगा नहीं, ये होता नहीं है, ये कम होता है, कम हो सकता है, लेकिन होगा नहीं ये मैंने सुना है, मैंने फेस नहीं किया कभी तक। अच्छा, कम हुआ है ठीक है, एकदम भी मिल्क नहीं है, मैंने सुना है, बहुत जगह सुना है। देन वो ऑप्शन आपको दो चीज़ हो सकता है, आप सीधा कोई भी फार्मूला बाजार से खरीदिए जो 0 डे से यूज़ कर सकते हो, और ह्यूमन यूज़ करिएगा तो ज़रूर लैक्टोज फ्री प्रोडक्ट यूज़ करना। अभी बहुत सारा ह्यूमन प्रोडक्ट में भी लैक्टोज फ्री मिल्क आने लगा, इन्फेंट मिल्क, वो यूज़ कीजिए। नहीं तो आप रॉयल कैनिन का मिल्क यूज़ कीजिए, या कोई ब्रांडेड कोई अच्छा ब्रांड का मिल्क यूज़ कीजिए, जैसे और एक है लैक्टोल है बेफर कंपनी का, ये सब यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास हुआ नहीं है तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ गोट मिल्क 0 डे से दे सकता है या नहीं दे सकता, मैं पता नहीं, मेरे को, मैंने यूज़ नहीं किया 0 डे में गोट मिल्क, मैंने कभी यूज़ नहीं किया। जी जी जी, अर्लीस्ट मैंने यूज़ किया 6-7 दिन से। जी जी, 6-7 दिन से मैंने यूज़ किया, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था। जी जी जी। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि ये जो बहुत वाइटल एक इन्फॉर्मेशन आप अपना व्यूअर के साथ शेयर किए हैं, इससे व्यूअर को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्रेगनेंसी टाइम से लेके बच्चा डिलीवरी तक उसको कैसे केयर करना चाहिए, और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप अपना कीमती टाइम निकाल के हम लोग को टाइम दिए है, और इतना वैल्यूएबल जो आपका बातें हैं सबके साथ शेयर करने के लिए। राज भैया, मैं भी आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए ये नॉलेज जो है मेरे को कोई अपना सीनियर से भी मिला, बहुत सारा सीनियर हमको हेल्प करता है, वो नॉलेज मेरे को उधर से मिला। मैं चाहता हूँ यही नॉलेज स्प्रेड हो जाए, और भी जो न्यू कमर्स है उसको मैंने क्या है, मिस गाइडेंस की वजह से फीमेल खोना ना पड़े, बच्चे खोना ना पड़े, प्रॉपर ब्रीडिंग करे। क्योंकि अगर कोई ब्रीडिंग करने का प्लानिंग कर रहा है तो 2 कारण हो सकता है, एक खुद बच्चा रिटेन करने के लिए कि इम्प्रूव करने के लिए कर रहा है, तो उधर अगर बच्चे का डेथ हो जाए, मदर का डेथ हो जाए, या बच्चे कम हो जाए, एक ब्रीडर चाहता है कि मेरा लिटर साइज अच्छा हो कि मैं उसमें से चूज कर सकूं। मान लीजिए रॉन्ग टाइम ऑफ ब्रीडिंग की वजह से 1-2 बच्चा हुआ, ब्रीडर के पास ऑप्शन नहीं बचता है। और दूसरी कारण होता है ब्रीडिंग करने का कॉमर्शियली, कि आदमी देखता है कि मैं बच्चा सेल करूंगा, तो सेल करने के लिए भी तो आपको अच्छा ही बच्चा मिलना चाहिए, क्वांटिटी भी मिलना चाहिए, क्वालिटी भी मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो दोनों एस्पेक्ट में से आपको प्रेगनेंसी में ये क्या, ब्रीडिंग का टाइम बहुत अच्छे से ध्यान से कीजिए, क्योंकि उसके ऊपर नंबर ऑफ पपीज बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। फीमेल को प्रॉपर न्यूट्रिशन में रखिए, क्योंकि उसके ऊपर बच्चे जो अंदर ग्रो करेगा उसका इम्यूनिटी बिल्डअप, उसका हेल्थ, एवरीथिंग डिपेंड करता है उसके ऊपर। मदर का न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्या है, ब्रीडिंग में हर एक फीमेल को बार बार ना यूज़ कीजिए, 1-2 लीटर लेने के बाद रेस्ट दीजिए फीमेल को, एक बार रेस्ट देने के बाद फिर से यूज़ कीजिए। कोई मैंने सुना है, मैं नाम तो नहीं बोलूँगा, वो लगातार ब्रीड करते रहते हैं, लगातार, मैंने रोकता नहीं है, जितना दिन फीमेल का हीट चलता है जैसे ब्रीडिंग करता है। इसमें क्या होता है, बच्चे का मदर अंदर से टूट जाता है पूरा, वो सिर्फ हीट पे आता है, उसको न्यूट्रिशन प्रॉपर, मैंने क्या बोलते हैं, पीक में आता नहीं है, फिर आप ब्रीडिंग करवा देते हो। एक ब्रीडिंग में मदर को इतना स्ट्रेस जाता है, न्यूट्रिशनल ड्रेनिंग इतना होता है कि उसको रिकवर करने के लिए एटलीस्ट 8-9 महीने 10 महीने अच्छे फूड में, अच्छे एक्सरसाइज में वापस आना चाहिए, पूरा पीक फॉर्म में आना चाहिए। अगर आप रिपीट ब्रीडिंग कर रहे हो, आप ज़रूर उसको ब्रीडिंग से पहले एक बार उसका रेगुलर ब्लड चेकअप कीजिए, उसका ब्लड लेवल सही है कि नहीं, ऑल फैक्टर सही है कि नहीं, जी 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 जी, चेक करने के बाद ही ब्रीड कीजिए। जी जी। और उसका वो सब बच्चा भी तो कमज़ोर होता है, क्योंकि उसको तो मदर अगर कमज़ोर होगा तो ऑब्वियसली तो बच्चा भी कमज़ोर होगा। एकदम सही बात है। ये जो इतना जो बच्चे में पपी फैटिलिटी होता है, हाँ। ये जो बैक साइड ब्रीडर बोलिए, जो भी बोलिए, मैं बैक साइड ब्रीडर नहीं बोल रहा हूँ, जो रेगुलर ब्रीड करते रहते हैं, वो सिर्फ बच्चा ही है, अंदर से वो खोखला है।
मदर स्ट्रांग नहीं होगा, मदर न्यूट्रिशनली पीक फॉर्म में नहीं रहेगा, तो बच्चे को भी वो नहीं देखभाल कर पाएगा, क्योंकि उसका मिल्क में जो न्यूट्रिशन बच्चे में जा रहा है, मदर के पास न्यूट्रिशन है नहीं, तो वो क्या ट्रांसफर करेगा बच्चे में। तो मिल्क भी आ रहा है, लेकिन मिल्क का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं होता है। तो मेन चीज़ न्यूट्रिशन है। जी। न्यूट्रिशन को पूरा ध्यान से रखिए, और टाइमिंग में, ब्रीडिंग का टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कब ब्रीड कर रहे हैं आप। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो आप तो इतना देर पूरा ब्रीडिंग प्रोसेस आपने देखे, तो दादा का कैनल पे तो हम लोग आए हैं, और दादा का कैनल पे जो लीटर हुए हैं लेब्राडोर का, वो आपके सामने है। और दादा, ये बच्चे के बारे में कुछ व्यूअर्स को बोलिए। अच्छा, ये जो बच्चे हैं, ये टोटल लीटर में से मैं जस्ट 2 ही बच्चे दिखाने के लिए आप लोग को लेके आया हूँ। सबको लेके आऊँगा तो इधर तहलका मच जाएगा, इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये लोग बॉर्न हुआ था 8 जनवरी को। अच्छा, ये लोग का एक प्राइमरी वैक्सीनेशन पपी डीपी हो चुका है, डीवर्मिंग प्रॉपर्ली चल रहा है। ये लोग पूरा ड्राई फूड पे है अभी तक। ये लोग नया घर में गया नहीं है, अब जाने लगेगा थोड़ा देर में। अच्छा, मैंने एक मेल और एक फीमेल लेके आया। अब देखो, लैब्राडोर में सब कोई बोलता है पंच फेस, हेवी स्किन, हेवी बोन्स, लेकिन देखो लैब्राडोर का फेस ऐसा होना चाहिए, स्वीट एक्सप्रेशन, कोई रिंकल्स नहीं रहेगा, कोई लिप्स। ये मेल का फेस है, ये फीमेल का फेस है। तो बॉडी में कहीं पे लूजनेस नहीं रहेगा, जैकेट ये जो स्किन रहेगा पूरा लूज नहीं रहेगा, टाइट रहेगा। और एक मीडियम कॉम्पैक्ट साइज डॉग होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। देखिए, बोन्स भी बहुत ज़्यादा ओवर बोन्स नहीं होना चाहिए। इसका बोन्स साइज देखिए, मेरा हाथ के साथ अगर आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, ये बोन्स छोटा भी नहीं है। मेरा पाम के हाफ साइज उसका बोन्स है। जी। ये फैट एकदम भी नहीं है, बोन्स है पूरा। जी, ये एकदम प्रॉपर इंग्लिश लैब्राडोर है, प्योर। जी। एकदम जो प्रॉपर लैब्राडोर होना चाहिए वैसा ही है। तो ये व्यूअर्स जो वीडियो देख रहे हो आप लोग, तो दादा के पास लैब्राडोर का पप्स अवेलेबल है, तो नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, तो दादा के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हो। और सबसे जो आपको खासियत ये सेंट रिट्रीवर्स में से आपको मिलेगा कि आपको लाइफ टाइम गाइडेंस आपको दादा से मिलेगा। ठीक है, तो मेरा बच्चा किसके घर में जाएगा मेरे को ध्यान रखना ही है। और दादा पूरा एकदम मतलब ये नहीं है कि एक बार बच्चा सेल कर दिया, आपके साथ रिलेशन नहीं है, लेकिन बच्चा जितना दिन आपके पास रहेगा, ठीक है, तो उतना दिन दादा के साथ आपका रिलेशन रहेगा। और दादा टाइम टू टाइम सबका खबर लेता है, और प्रॉपर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस करता है। क्योंकि मुसीबत का टाइम पे आप क्या करोगे, मतलब परेशान हो जाते हो, तो उस टाइम दादा का वैल्यूएबल गाइडेंस आपको मिल जाएगा। हाँ व्यूअर्स, वही बात है, कहीं से भी आप बच्चा लीजिए, बच्चे को ओवर फीडिंग कभी भी मत कीजिएगा, डीवर्मिंग कीजिए अच्छा से, बच्चे को अच्छा हाई क्वालिटी फूड खिलाइए, और बच्चे को अच्छे से बड़ा कीजिए। बहुत प्यारा चीज़ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और थैंक यू राज भैया। और ये जो आप लोग देखते हो ना रिंकल वाला बच्चा, ठीक है, उसका मतलब मजल आपका यहाँ से लूज हो रहा है, आप देखिएगा ऐसे आँख पूरा ऐसे झूलेगा। हाँ, ये तो होंठ ऐसे होगा, वो एकदम शो क्वालिटी नहीं है, और वो बच्चा लेके आप शो में भी जा नहीं सकते। प्रॉपर इंग्लिश लैब्राडोर अगर आपको चाहिए तो कलकत्ता में तो ये दादा के पास बच्चे का आपका अवेलेबल है। ये बच्चे का ऑल ग्रैंड पेरेंट्स, मदर का फादर मदर, फादर का फादर मदर, ऑल इंपोर्टेड फ्रॉम यूरोप, यूरोपियन लाइन्स है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा लाइन्स कैरी कर रहे हैं। हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये सब बच्चा बड़ा होकर बहुत अच्छा बनेगा। जी। थैंक यू राज भैया फॉर बहुत थैंक यू, बहुत थैंक यू।